ओके, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स वन, मतलब एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स। मैथ्स वन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर टेक्स्ट बुक में गलत दिए, मतलब आंसर कुछ और होना चाहिए बट टेक्स्ट बुक में गलत दिए। अब हो सके तो वो गलत आंसर याद करके जाओ, बट मेरा सजेशन ये होगा तुम्हारे हिसाब से जो सही आंसर है वो मार्क करके आओ। मतलब लॉजिकली अगर तुम गलत आंसर याद करने जाओगे तो बहुत सारी गलतियां है टेक्स्ट बुक में, और कुछ कुछ गलतियां ऐसी मतलब वो एकदम एविडेंट है, एकदम क्लियर है कि वो आंसर होना ही नहीं चाहिए। मतलब क्वेश्चन का क्लियर आंसर अगर ऑप्शन ए है और उन्होंने गलती से बी दिया है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि हम लोग ऑप्शन बी याद करके जाए। तो अगर हो पा रहा है पॉसिबल तो उनकी गलतियां याद रखो, बट अगर नहीं हो रहा है तो जो सही आंसर तुमको लग रहा है, टेक्निकली लॉजिकली जो सही लग रहा है वो मार्क करता है। अब जैसे मैथ्स वन के ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं। मैथ्स वन में पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में एमसीक्यू। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट। स्टेटमेंट क्या होता है, जिसका ट्रूथ वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 2 + 2 = 4, ये भी ट्रू है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है। तो इन तीनों को हम लोग ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट ये जो यहाँ पे लिखा है कम ईयर, इसको हम लोग ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर है। मतलब दिस इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट होते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट मतलब क्या, ऐसा स्टेटमेंट जिसका ट्रू या फॉल्स डिपेंड करेगा एक्स्ट्रा कंडीशंस अगर क्वेश्चन में दी होगी उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट बोला है एक्स इज अ नेचुरल। अब हम लोग नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये डिपेंड करेगा कि एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स का वैल्यू अगर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 तो नेचुरल नंबर होगा। बट एक्स का वैल्यू अगर 0 है, -1 है, -2 है तो नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो दिस इज एन ओपन स्टेटमेंट, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब थर्ड वाले में उन्होंने बोला है, ये उन्होंने यहाँ पे एक लॉ दे दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लॉ है। तो इसमें एक सिंबल एंड का है, दूसरा और का है, और आपने ब्रैकेट को एक्सपांड कर दिया। तो पहले आपने पी एंड क्यू एक ब्रैकेट में लिखा है, फिर पी एंड आर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपांशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे वो ट्रू फॉल्स वाला फॉल्स नहीं, मतलब ऐसे समझो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, हमें इनमें से गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। अब सबसे पहला स्टेटमेंट है पी एंड नेगेशन पी इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देखो अगर पी का वैल्यू ट्रू होगा तो नेगेशन पी फॉल्स होगा। ट्रू एंड फॉल्स, आंसर हमेशा फॉल्स होगा। पी अगर फॉल्स है तो नेगेशन पी ट्रू हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू तो भी आंसर फॉल्स होगा। मतलब कुछ भी कर लो, इसका आंसर हमेशा फॉल्स ही आने वाला है, हमेशा फॉल्स आने वाला है। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है ये एक्चुअल में ट्रू है, मतलब एक्चुअल में सही। हमको फॉल्स वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, मतलब हमको गलत वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ये तो नहीं हो सकता। अब सेकंड वाले में क्या बोला है, पी एरो क्यू बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं। अगर इसको चेक करना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटीजेंसी, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। अब लेट्स से मैं यहाँ पे अगर इसका ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया था, पी एरो क्यू बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू एरो नेगेशन क्यू। तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे पी बनाऊंगा, क्यू बनाऊंगा। उसके बाद हमें पी एरो क्यू की जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर हम लोग पी एरो क्यू बना लेंगे। उसके बाद हमें नेगेशन क्यू की जरूरत पड़ेगी, नेगेशन पी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं नेगेशन क्यू बना रहा हूँ, नेगेशन पी बना रहा हूँ, और उसके बाद हमें नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी की जरूरत पड़ेगी। तो नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी। अब ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, इन दोनों का हमें क्या करना है, बाय कंडीशन। लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट 1, इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट 2। तो हमारा जो आखिरी कॉलम होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1 और 2 का बाय कंडीशन। अब एक एक कॉलम को फिल करते हैं। पहले तो पी और क्यू के वैल्यूज, ट्रू ट्रू, एंड में फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू।
अब बात करते हैं पी एरो क्यू की। पी एरो क्यू मतलब कंडीशनल एक ही केस में फॉल्स होता है जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। जैसे यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो सिर्फ यहाँ पे ये फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ये ट्रू होगा। फिर उसके बाद आता है नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। अब नेगेशन क्यू अगर चाहिए तो ये जो कॉलम में लिखा है क्यू के वैल्यूज इनका उल्टा करना पड़ेगा। तो टी एफ का उल्टा अगर करोगे तो ये होगा एफ टी। और अगर पी के कॉलम का उल्टा करोगे, नेगेशन पी अगर कैलकुलेट करोगे तो टी एफ एफ इसकी जगह पे आएगा एफ एफ टी टी। अब अगला कॉलम किसका है हमारा, नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी। तो ये जो नेगेशन क्यू है एरो नेगेशन पी मतलब इन दोनों का एरो मतलब इन दोनों का कंडीशन वापस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड स्टेटमेंट है। कब फॉल्स होगा, जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। जैसे यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, बस यहाँ पे फॉल्स होगा ये, बाकी हर केस में ये ट्रू होगा। अब हमें फर्स्ट और सेकंड का मतलब इसका और इसका बाय कंडीशन लेना है। बाय कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो आंसर ट्रू होगा, दोनों अलग है तो आंसर फॉल्स होगा। तो ट्रू ट्रू दोनों सेम है तो फाइनल आंसर भी क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। उसके बाद फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट ट्रू ट्रू वापस आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट ट्रू ट्रू तो वापस आंसर क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पे एंड में जो आंसर हमारा बन रहा है सारे के सारे ट्रू है। अगर सारे के सारे ट्रू है मतलब ये क्या होना चाहिए, टोटोलॉजी। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, उन्होंने ये स्टेटमेंट को नाम क्या दिया था, कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब उन्होंने यहाँ पे जो लिखा है कि दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये गलत है, ये एक्चुअल में टोटोलॉजी मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये फॉल्स है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, हमने फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, इसमें अगर तुम इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये भी फॉल्स ही है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है पी, यहाँ पे क्या लिखा है नेगेशन पी। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स ये ट्रू है मतलब मान लो अगर पी का वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू और फॉल्स इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे पी है, हमने पी का वैल्यू कितना लिया था, ट्रू लिया था, तो ट्रू डबल एरो ट्रू। तो इस केस में आंसर तो ट्रू आ जाएगा क्योंकि ट्रू डबल एरो ट्रू क्या होता है, मतलब ट्रू ही आता है। जब दोनों सेम होते हैं तो बाय कंडीशन में आंसर ट्रू होता है, तो यहाँ पे तो ट्रू है। बट अगर मान लो मैं पी का वैल्यू अगर फॉल्स ले दो, लेट्स से हमने अज्यूम किया कि पी का वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स और नेगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब फॉल्स और ट्रू ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। डबल एरो, अब यहाँ पे हमें पी लिखना है बट पी का वैल्यू क्या था, फॉल्स था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब ट्रू डबल एरो फॉल्स, जब दोनों अलग होते हैं तो बाय कंडीशन का आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इस केस में इसका आंसर फॉल्स आएगा, मतलब ये हमेशा ट्रू हो रहा है क्या, नहीं, एक बार ट्रू आ रहा है एक बार फॉल्स आ रहा है, तो ये टोटोलॉजी बोला जाएगा क्या, नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये वाला भी फॉल्स है। अब उन्होंने टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उन्होंने सिर्फ ऑप्शन बी दिया है, बट लॉजिकली यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों होना चाहिए। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, टेक्निकली तुम बी लिखो या डी लिखो दोनों आंसर सही है। अगर तुम बी एंड डी दोनों लिख दो तो भी सही है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। बट अगर हो सके तो याद रखो कि सेम क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम लोग ऑप्शन डी को अवॉइड करके ऑप्शन बी को चूज करेंगे क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में बी दिया। अब जो ऑप्शन सी है एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इवेंचुअली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये पूरा पी हो जाएगा यहाँ पे, पी डबल एरो पी। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, मतलब ये दोनों हमेशा सेम होने वाले, और दोनों सेम है तो बाय कंडीशन में आंसर हमेशा ट्रू आता है, मतलब ये टोटोलॉजी, मतलब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है ये ट्रू है, आखिरी वाला फॉल्स। तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इस केस में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स पी दिया है टू इज एन इवन प्राइम नंबर, फिर बोला है टू इज अ टू इज एन इवन नंबर, फिर टू इज अ प्राइम नंबर, फिर आर बोला है सम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो उन्होंने तीन स्टेटमेंट दी पी क्यू आर। हमें क्या करना है, देन द सिंबॉलिक स्टेटमेंट पी एंड क्यू एरो नेगेशन आर मीन्स। सबसे पहले अगर मैं पी एंड क्यू को आइडेंटिफाई करना चाहूँ, पी एंड क्यू मतलब क्या, टू इज एन इवन नंबर एंड प्राइम नंबर, मतलब टू जो है इवन नंबर भी है, ये एंड का सिंबल है, और फिर क्यू प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू इज एन इवन नंबर
एंड प्राइम नंबर, बट यहाँ पे एरो, एरो का मतलब क्या होता है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा स्टेटमेंट लिखने जाऊँ तो ये कैसा होना चाहिए, इफ टू इज अ प्राइम नंबर एंड इवन नंबर, तो इवन एंड प्राइम लिखना चाहिए, पहले उन्होंने पी लिखा, टू इज अ इवन नंबर एंड प्राइम नंबर, देन देन के बाद क्या आना चाहिए, नेगेशन आर। अब नेगेशन आर, उन्होंने आर क्या दिया था, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इसका नेगेशन क्या होगा, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इवन। तो ये हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, इफ टू इज अ इवन नंबर एंड प्राइम नंबर देन सम ऑफ टू नंबर्स इज नॉट ऑलवेज प्राइम नंबर। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो ऑप्शन सी, इफ टू इज एन इवन एंड प्राइम नंबर देन सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इवन नंबर। तो ये होगा ऑप्शन सी। और उसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू, सिक्स्थ वाले में क्या बोला है उन्होंने, पी स्टेटमेंट बोला ही इज इंटेलिजेंट, क्यू स्टेटमेंट बोला ही इज स्ट्रॉन्ग, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग मतलब पहले स्टेटमेंट का और दूसरे स्टेटमेंट का और हो रहा है, तो ये जो पार्ट है ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, ये एक्चुअल में क्या है, पी और क्यू। बट इसके पहले क्या लिखा है, इट इज रॉन्ग दैट। अब इट इज रॉन्ग दैट मतलब क्या होता है, नेगेशन। तो ये पूरे ब्रैकेट का क्या होना चाहिए, नेगेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। हमें क्या करना है, इसका नेगेशन करना है। अब देखो सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा है, इफ पहला स्टेटमेंट देन दूसरा स्टेटमेंट, मतलब ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है, बराबर। कंडीशनल स्टेटमेंट को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब हमें क्या करना है, इसका नेगेशन लेना है। कंडीशनल का नेगेशन लेना मतलब इसका नेगेशन लेना। जब मैं इसका नेगेशन लूंगा, देखो इसका जब नेगेशन करोगे तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, मतलब पी आएगा, फिर नेगेशन की वजह से और का एंड हो जाएगा, फिर क्यू का नेगेशन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन क्यू। मतलब पहले तो हमने कंडीशनल को इसमें कन्वर्ट किया और फिर उसका नेगेशन लिया, कि इसका नेगेशन लेना मतलब ही इसका नेगेशन लेना, और इसका नेगेशन लोगे तो क्या आएगा, पी एंड नेगेशन क्यू। मतलब हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पी एंड नेगेशन क्यू। अब इसमें पी क्या है, इफ सॉरी पी क्या है, टू इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आएगा टू इज अ प्राइम नंबर, फिर यहाँ पे सिंबल क्या है, एंड, तो एंड नेगेशन क्यू। अब नेगेशन क्यू की बात करते हैं, क्यू क्या है, थ्री इज ऑड, तो इसका नेगेशन क्या होगा, थ्री इज नॉट ऑड। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा, टू इज अ प्राइम नंबर एंड थ्री इज नॉट ऑड। अब यहाँ पे कौन सा है ये, टू इज प्राइम एंड थ्री इज नॉट ऑड। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर आओगे, दिस स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट दिया है इज, उन्होंने बोला ये स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके बताओ कि कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। ये स्टेटमेंट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने जाएंगे, इसमें अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, दोनों अलग अलग सिंबल है, तो इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब हम लोग लगाएंगे तो ये होगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, फिर एंड का सिंबल आएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, क्यू और नेगेशन, तो क्यू और नेगेशन क्यू। अब पहले तो इसकी बात करते हैं, क्यू और नेगेशन क्यू। ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू रहेगा। ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू रहेगा। मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू रहने वाला है, तो इसको हम लोग ट्रू मान लेंगे। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या मानेंगे, ट्रू। अब स्टेटमेंट एंड ट्रू, अब अगर ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। बट अगर ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो पूरा आंसर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये ट्रू के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं। ये अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, ये अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ रहा है। मतलब हमारा आंसर इस पे डिपेंडेंट है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू होना चाहिए।
अब इसमें अगर मैं नेगेशन कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी और का क्या हो जाएगा एंड, फिर क्या बचेगा क्यू। हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या, यस, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ये जो पी एरो क्यू है, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, पहले का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, नेगेशन पी और क्यू। अब जब मैं राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करने जाऊंगा, अब राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे भी कंडीशनल है। कंडीशनल में क्या होता है, पहले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या होगा, क्यू हो जाएगा, और दूसरा वैसे के वैसे तो ये क्या होगा, क्यू और नेगेशन पी। अब हम लोग चेक करते हैं कि एलएचएस में जो लिखा है और आरएचएस में जो लिखा है वो सेम है क्या। देखो यहाँ पे पी का नेगेशन है, यहाँ पे भी पी का नेगेशन है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे और है, यहाँ पे भी और है। बस ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा, कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, यस ये दोनों सेम है। तो उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये क्वेश्चन में अगर तुम सारे पार्ट सॉल्व करोगे तो तुमको इवेंचुअली फिगर आउट होगा इसमें ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली एक बार चेक कर लेते, जैसे ए तो ट्रू हो गया, ए वाला ऑप्शन दिस इज ट्रू। अब बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। इसको जब नेगेशन करोगे तो नेगेशन पी आएगा, ओके। अब और का नेगेशन क्या होगा, एंड होना चाहिए था, तो यहाँ पे एंड आया क्या, नहीं आया, मतलब ये वाला फॉल्स है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, नेगेशन ऑफ पी एरो क्यू। सबसे पहले अगर मैं पी एरो क्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ, ये जो नेगेशन है ये वैसे के वैसे रखो, पी एरो क्यू का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, नेगेशन पी और क्यू। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन पी शुड गिव यू पी, नेगेशन ऑफ और शुड गिव यू एंड, और फिर एंड में क्या आएगा, नेगेशन ऑफ क्यू। तो पी एंड नेगेशन क्यू। क्या उन्होंने आरएचएस में वही लिखा है, एग्जैक्टली वही लिखा है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। इसमें ए भी ट्रू आ रहा है, सी भी ट्रू आ रहा है। अब फाइनली ऑप्शन डी चेक करते हैं। अब ऑप्शन डी में देखो क्या दिया है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। जब ये ओपन करोगे तो क्या आएगा, नेगेशन पी आएगा, नेगेशन पी और का उल्टा एंड, और फिर नेगेशन क्यू। क्या सेम राइट साइड में दिया है, यस। मतलब ऑप्शन डी में जो लिखा है क्या वो भी ट्रू है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। एक्चुअल में ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, सिर्फ बी फॉल्स है। मतलब ये क्वेश्चन अगर इसी सेंस में देखा जाए, जिस सेंस में ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो इसमें आंसर ए भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। बट अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी दिया। अब वापस अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि ये चारों के चारों ऑप्शन ऐसे ही सीक्वेंस में आने चाहिए। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू पूछा है तो हम लोग उसमें सी को ही टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन उन्होंने ऊपर लिख दिया और ये ऑप्शन उन्होंने नीचे लिख दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर याद रख पा रहे हो तो ठीक है, बट अगर गलतियां याद रखना पॉसिबल नहीं है, टेक्स्ट बुक में जो गलतियां अगर वो याद रखना पॉसिबल नहीं है तो लॉजिकली करके आओ। तुमको लॉजिकली जो सही आंसर लगता है वो करके आओ। अब ऐसा क्वेश्चन वापस आ गया और तुमको दिख रहा है ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही, तीनों में से जो ऑप्शन लिखना है वो ऑप्शन लिखे। या फिर सेफ साइड तुम लिख सकते हो ए और सी और डी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो हम लोग हमारे साइड से जो सही है वो लिख के आएंगे। क्वेश्चन 10, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। हमें चेक करना है लॉजिकली किससे इक्विवेलेंट है। सबसे पहले अगर मैं ये नेगेशन साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और का क्या हो जाएगा एंड, फिर क्या आएगा नेगेशन क्यू। ये बाकी और एंड ये स्टेटमेंट ये वैसे के वैसे रहेगा, तो और वैसे के वैसे रहेगा, और आगे का स्टेटमेंट नेगेशन पी एंड क्यू ये भी वैसे ही रहेगा। अब दोनों में अगर तुम देखोगे नेगेशन पी एंड, नेगेशन पी एंड, ये इतना पार्ट कॉमन है। अगर मैं ये पार्ट कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, पहले वाले में से सिर्फ नेगेशन क्यू बचेगा, फिर और का सिंबल बचेगा, दूसरे वाले में से सिर्फ क्यू बचेगा। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे नेगेशन क्यू और क्यू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू होगा। ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा। कुछ भी कर लो इसका आंसर ट्रू आने वाला है। मतलब ये इवेंचुअली सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एंड ट्रू। अब यहाँ पे तो ट्रू है, ये अगर ट्रू हो गया तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा।
बट ये अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा। तो पूरा आंसर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेगेशन पी के ऊपर। तो इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली हमको क्या मिलेगा? ओनली नेगेशन पी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस केस में? ऑप्शन ए। अब 11th में उन्होंने पूछा है इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन पी एरो क्यू डबल एरो नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टोटोलॉजी नीदर वन और टू नन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे सेम यही ऑप्शन का ट्रूथ टेबल हमने किसी और क्वेश्चन में यहाँ पे बनाया था और एंड में हमारा आंसर क्या आया था? सारे ट्रू आए थे, टोटोलॉजी सेम यही था, पी एरो क्यू डबल एरो नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी। तो आंसर इस केस में क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पे मैं वापस इसका ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा हूँ, इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अभी मेंशन कर देंगे, टोटोलॉजी। Question 12. If P is the sentence, this statement is false, then truth value of P is T. अब देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? उन्होंने सेंटेंस क्या दिया? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें जज करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये वो टाइप का क्वेश्चन, ही इज एन एक्टर। अब ही इज एन एक्टर ट्रू है या फॉल्स है, ये कैसे हो डिसाइड करेंगे कि ही कौन है? मतलब वो अगर रणबीर कपूर है तो सही है, एक्टर हो जाएगा। बट अगर वो कोई दूसरा इंसान कॉमन मैन है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम लोग बोल ही नहीं सकते कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मतलब ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है दिस स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? मतलब ये जो स्टेटमेंट अगर वो यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट ऐसा है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर मैं स्टेटमेंट वो जो जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं अगर मैं ये स्टेटमेंट कंसिडर करता हूँ ये तो ट्रू है, यहाँ पे उन्होंने फॉल्स लिखा है मतलब ये आंसर गलत है। बट अगर मैं यहाँ पे मुंबई लिखूं, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये फॉल्स है, फिर ये जो उन्होंने लिखा है वो सही है। तो अभी इसका ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा हमको वही नहीं पता, तो उसको ट्रू फॉल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये स्टेटमेंट है ही नहीं, दिस इज बेसिकली एन ओपन सेंटेंस। मतलब ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है डिपेंडिंग कि वैल्यू क्या है। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू, ये गलत है, हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ये भी गलत है, हम नहीं बोल सकते ये फॉल्स है। पी इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स, ये भी गलत है। वो ट्रू एंड फॉल्स दोनों नहीं हो सकता है, दोनों में से कुछ एक ही होगा। एट द सेम टाइम वो ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी सबसे अप्रोप्रिएट है, पी इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। फिर कंडीशनल पी एरो क्यू इज इक्वल टू, इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? नेगेशन, पहले का नेगेशन और दूसरा का वैसा, दूसरा वैसे के वैसे। तो नेगेशन पी और क्यू, तो 13 का आंसर होना चाहिए बी। तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज फॉल्स और दैट इज ट्रू, हमें इसका नेगेशन करना। तो देखो सबसे पहले दिस इज फॉल्स का अगर मैं नेगेशन करूं तो क्या होगा? दिस इज ट्रू। फिर और का अगर मैं नेगेशन करता हूं तो क्या होगा? एंड दैट इज ट्रू का नेगेशन क्या होगा? दैट इज फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दिस इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स। अब यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन सी, जिसमें उन्होंने लिखा है दैट इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स। एक्चुअल में यहाँ पे दैट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिस होना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन सी। अगर वो बोल रहे तो वो ऐसा होना चाहिए, दिस इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हुआ पॉसिबल तो याद करके जाओ, नहीं तो जो तुमको सही लग रहा है लॉजिकली वो करके आओ। क्वेश्चन नंबर 15, इफ P इज एनी स्टेटमेंट देन P एरो नेगेशन P। अब देखो ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स हमेशा ट्रू होता है। ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू हमेशा ट्रू होता है। तो कुछ भी कर लो इसका आंसर ट्रू आने वाला है, मतलब ये क्या है? टोटोलॉजी। अब फिल इन द ब्लैंक्स में द स्टेटमेंट Q एरो P इज कॉल्ड एज द डैश ऑफ द स्टेटमेंट P एरो Q। तीन कंसेप्ट होते हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट को रिवर्स करते हैं। क्या यहाँ पे स्टेटमेंट रिवर्स हुए? हाँ, क्यू पहले था पी बाद में था, उल्टा होके क्यू सॉरी पी पहले आ गया क्यू बाद में। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्वर्स। इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं? दोनों का नेगेशन लेते हैं। और कॉन्ट्रापोजिटिव में हम लोग क्या करते हैं? उल्टा भी करते हैं और नेगेशन भी लेते हैं। कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इट्स सिंबॉलिकली रिटर्न एज, तो इसका कुछ नहीं करना, सिंबल लिखना है। तो पी एंड क्यू, तो यहाँ पे सिंबल आ गया। इफ पी और क्यू इज ट्रू देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब देखो जज करते हैं, पी और क्यू कब ट्रू होता है?
जब या तो दोनों ट्रू है या फिर दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो पहला केस लेते हैं जब दोनों ट्रू है, मतलब पी क्यू ये दोनों अगर ट्रू है तब जाके पी और क्यू ट्रू होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में अगर बोल दिया पी और क्यू ट्रू है तो इसमें हम लोग पहला केस क्या लेंगे, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा, नेगेशन क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। और इन दोनों का क्या करना है हमें, और करना है, तो फॉल्स और फॉल्स, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो लॉजिकली यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, फॉल्स। ये पहला केस है, पहला केस। बट अगर मैं इसमें दूसरा केस कंसिडर करूं, उन्होंने बोला था पी और क्यू ट्रू होना चाहिए। अब पी और क्यू अगर मुझे ट्रू चाहिए तो मैं ऐसे भी तो ले सकता था, पी का वैल्यू ट्रू, क्यू का वैल्यू फॉल्स। क्योंकि जब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तब भी तो पी और क्यू ट्रू हो जाएगा। तो ये केस भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स। नेगेशन क्यू क्यू का उल्टा क्या होगा, सॉरी फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू। इन दोनों के बीच में क्या है, और फॉल्स और ट्रू, आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे तो आंसर ट्रू आ रहा है, पहले आंसर फॉल्स है अब आंसर ट्रू है, मतलब इसका आंसर फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। अब वापस अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसका आंसर सिर्फ फॉल्स दिया। लॉजिकली इसका आंसर फॉल्स भी होना चाहिए ट्रू भी होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, मेरे हिसाब से ट्रू लिखो फॉल्स लिखो दोनों सही है। लॉजिकली तुमने ट्रू और फॉल्स दोनों लिख के आना चाहिए, क्योंकि आंसर फॉल्स भी हो सकता है ट्रू भी हो सकता है। तो ना ये टोटोलॉजी है ना ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या है, कंटिजेंसी, जिसका आंसर ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। नेगेशन ऑफ सम मैन आर एनिमल, इसका नेगेशन करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो मैन इज एनिमल। सम मैन आर एनिमल का नेगेशन हम लोग क्या करेंगे, नो मैन इज एनिमल। फिर ट्रुथ वैल्यू ऑफ इफ x इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर इक्वल टू -4। हमें इसका ट्रुथ वैल्यू जज करना है। पहले तो हमें ये जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। बेसिकली इफ देन, इफ देन में अगर पहला ट्रू होता है और दूसरा अगर फॉल्स होता है तो आंसर हमेशा फॉल्स होता है, बाकी हर केस में ट्रू होता है। वैसे टाइप के क्वेश्चन में ये जो पहला स्टेटमेंट x इक्वल टू 2, अगर उन्होंने बोल दिया इफ x इक्वल टू 2, मतलब वो डिफाइन कर रहे हैं कि x का वैल्यू 2 ही रहेगा। तो हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को, ऐसे केस में पहले वाले स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानना है। हमेशा क्या मानना है, ट्रू मानना है। ये मत बोलना कि x इक्वल टू अगर 2 नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर उन्होंने बोल दिया इफ x इक्वल टू 2, मतलब वो डिफाइन कर रहे हैं कि x इक्वल टू 2 है तो हम लोग उसको ट्रू मानेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, अब इसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू जज करेंगे। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसमें भी एक्स का वैल्यू कितना है, 2। 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 4, बट उन्होंने कितना लिखा है, -4। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज बेसिकली फॉल्स। इफ देन में अगर पहला ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है तो पहला ट्रू और दूसरे फॉल्स का आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 6, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न। अब ये क्वेश्चन में भी एक गलती है, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये तीनों सिर्फ कंडीशनल के लिए डिफाइंड होते हैं, बाय कंडीशनल के लिए डिफाइंड नहीं। तो इसके लिए डिफाइंड ही नहीं, तो इसमें लॉजिकली क्वेश्चन ही उन्होंने चेंज करना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, पी एरो क्यू होना चाहिए था। अब इसका अगर इनवर्स लोगे, इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले का भी नेगेशन एरो वैसे के वैसे और दूसरे का भी नेगेशन। और उन्होंने टेक्स्ट बुक में अगर तुम देखोगे तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में आंसर यही दिया। इस केस में हम लोग क्वेश्चन को ही चेंज, ऐसे बहुत सारी गलतियां है टेक्स्ट बुक में, मैं सिर्फ सारे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है। 7th, P double arrow Q is false when P and Q have dash truth values। ये जो बाय कंडीशन होता है, अगर दोनों सेम है तो ट्रू होता है आंसर, और अगर दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों अगर ऑपोजिट है तो आंसर फॉल्स होता है। उन्होंने वही पूछा है कि ये फॉल्स कब होगा, जब पी और क्यू के वैल्यूज कैसे होंगे, ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट लिखो या फिर डिफरेंट लिखो, मतलब पी और क्यू के वैल्यूज या तो ऑपोजिट होने चाहिए ऐसे लिखो, या फिर तुम लिख सकते हो पी और क्यू के ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट होने चाहिए, मतलब एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होना चाहिए। 8, लेट पी द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। पहला स्टेटमेंट है द प्रॉब्लम इज वेरी इजी, दूसरा स्टेटमेंट है इट इज नॉट चैलेंजिंग। देन वर्बल फॉर्म ऑफ नेगेशन पी एरो आर। सबसे पहले तो पहले का नेगेशन है, एरो मतलब क्या, इफ। तो इफ ये स्टेटमेंट देन ये स्टेटमेंट, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इफ। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, नेगेशन पी, तो पी का नेगेशन करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज इजी का नेगेशन क्या होगा, द प्रॉब्लम इज नॉट इजी। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी देन अगला स्टेटमेंट आर। आर क्या है, इट इज नॉट चैलेंजिंग, तो ये वैसे के वैसे लिखना है। देन इट इज
नॉट चैलेंजिंग। गलती से आर का नेगेशन करते मत बैठना, गलती से ये मत लिखना इट इज चैलेंजिंग। उन्होंने यहाँ पे आर लिखा है तो हम लोग डायरेक्टली आर जैसा है वैसा का वैसे लिखेंगे, इट इज नॉट चैलेंजिंग। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी देन इट इज नॉट चैलेंजिंग। नाइन्थ, ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 = 5 इफ एंड ओनली इफ -3 ग्रेटर देन -3। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बाय कंडीशन। बाय कंडीशन सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ 2 + 3 5 होता है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। बाय कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, बाय कंडीशन। -3 इज ग्रेटर देन -9, क्या -3 -9 से बड़ा है? यस, -3 -9 से बड़ा है, मतलब दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है। बाय कंडीशन में अगर दोनों सेम वैल्यूज होते हैं तो आंसर क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 < 6 इज 5। चेक करते हैं 2 + 3 कितना होता है, 5। क्या 5 < 6 है? हाँ, इसका ट्रूथ वैल्यू एक्चुअल में ट्रू होना चाहिए था, उन्होंने फॉल्स लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज फॉल्स, ये उन्होंने गलत लिखा है। देयर आर 24 मंथ्स इन अ ईयर इज अ स्टेटमेंट। देयर आर 24 मंथ्स इन अ ईयर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बट ये स्टेटमेंट तो है ना, जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट होता है। तो भले ही ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बट उन्होंने यहाँ पे जो डिफाइन किया कि ये स्टेटमेंट है, हाँ उससे ये स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ध्यान देना, वो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं पूछ रहे, ये मत कंफ्यूजन है कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है तो हमने फॉल्स लिखना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, मतलब उन्होंने यहाँ पे जो लिखा है ये सही है कि गलत है, हमें ये सिर्फ चेक करना है। तो देयर आर 24 मंथ्स इन अ ईयर इज अ स्टेटमेंट, ये सही है, ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स है, बट ये स्टेटमेंट तो है ना, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। P or Q has truth value F if both P and Q has truth value F। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, P और Q has truth value F if both P and Q has truth value F। ये सही लिखा उन्होंने, जब P और Q दोनों फॉल्स हो गए तभी ये फॉल्स होगा, क्योंकि और वाला जो होता है वो बाकी हर केस में ट्रू होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स। सॉरी, यहाँ पे आंसर ट्रू होना चाहिए कि उन्होंने स्टेटमेंट सही लिखा है। अगर P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो ये P और Q ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब वापस अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक में इसका आंसर उन्होंने फॉल्स दिया है, बट आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। फोर्थ, द नेगेशन ऑफ 10 + 10 = 30, सॉरी 10 + 20 = 30। इसका अगर हमें नेगेशन करना है तो हमें सिर्फ क्या करना था, इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू करना था। इट इज फॉल्स दैट 10 + 20 = नॉट इक्वल टू 30। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या, नॉट इक्वल टू अगर तुमने लगा दिया है तो ये इट इज फॉल्स लिखने की जरूरत है क्या, तुम ऑलरेडी नेगेशन कर चुके हो, वापस इट इज फॉल्स लिख रहे हो तो तुम नेगेशन का नेगेशन कर रहे हो, मतलब ये तो गलत है। तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है दिस इज बेसिकली फॉल्स, उन्होंने गलत नेगेशन लिखा है। डुएल ऑफ, अब डुएल में हम लोग क्या करते हैं, डुएल में सिर्फ दो चेंजेस करने होते हैं, एंड के सिंबल को और में कन्वर्ट करो, टोटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन में कन्वर्ट। एंड अगर है तो और करो, और अगर है तो एंड करो, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन करो, कॉन्ट्रडिक्शन है तो टोटोलॉजी करो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को कभी चेंज नहीं करना है, नेगेशन को भी कुछ नहीं करना है, पी वैसा का वैसा रहेगा। डुएल अगर निकाला पी वैसा का वैसा रहेगा, एंड की जगह पे और आएगा, फिर नेगेशन क्यों वैसे का वैसा रहेगा, फिर वापस ये और की जगह पे क्या आएगा, एंड आएगा, और टोटोलॉजी की जगह पे क्या आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका बेसिकली ड्यूअल क्या होना चाहिए, पी और नेगेशन क्यू एंड चेक करते हैं उन्होंने क्या लिखा है, पी और नेगेशन क्यू एंड होना चाहिए था, उन्होंने और लिखा है, उन्होंने सी तो किया है, बट ये जो बीच में और है इसका ड्यूअल कर रहे हो तो ये भी एंड में कन्वर्ट होना चाहिए था, उन्होंने किया है क्या, नहीं किया, तो उन्होंने गलत लिखा है। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो ये जो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डुएल ऑफ जॉन एंड आयुब वेंट टू द फॉरेस्ट। डुएल में सिर्फ एक ही चेंज होता है, एंड का क्या करना है, और। तो ये एंड की जगह पे क्या होना चाहिए था, और होना चाहिए था। तो अगर उनको डुएल लिखना है तो क्या लिखना चाहिए था, जॉन और आयुब वेंट टू द फॉरेस्ट, बट उन्होंने डुएल लिखते हुए वापस क्या लिखा, सेम स्टेटमेंट लिखा। मतलब जो उन्होंने डुएल किया वो सही किया है क्या, नहीं। यहाँ पे एंड की जगह पे क्या आना चाहिए था, और आना चाहिए था। इसका उन्होंने जो लिखा है वो गलत है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। बट अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक में इसका आंसर ट्रू दिया है। अब इसको तुम याद करके जाओगे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये क्लियरली गलत है। एंड की जगह पे और होना चाहिए था तो ही ये ड्यूएल होता था। मतलब हम लोग अगर इसको भी याद करके जाएंगे कि यहाँ पे जॉन आयुब ऐसे नाम आए और ऐसा कुछ आया तो हम लोग इसका आंसर ट्रू लिखेंगे। जॉन की जगह पे अगर जनार्दन लिख दिया तो क्या करना,
नहीं, वो नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, जो लॉजिकली सही वही करना है। एंड की जगह पे और लिखते तो वो सही में ड्यूअल होता, बट उन्होंने लिखा क्या और नहीं, मतलब उन्होंने ड्यूअल सही बनाया क्या, नहीं, मतलब ये जो है ये फॉल्स है। उन्होंने इसका आंसर टेक्स्ट बुक में ट्रू दिया है। मेरा सजेशन है तुम आंसर फॉल्स लिख के आना, कोई टेंशन नहीं लेना। हिज बर्थडे इज ऑन 29 फरवरी इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये ट्रू है। यहाँ पे पता ही नहीं हिज कौन है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। एक्चुअल में ये जो पर्सन है हमको पता ही नहीं कौन है, तो हम लोग बोल ही नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट अगर पता ही नहीं ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है ही नहीं, ये ओपन सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये सही लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वापस एक्स का वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे जो लिखा है इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये गलत है, बेसिकली ये फॉल्स होना चाहिए। ट्रूथ वैल्यू ऑफ रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज ट्रू। अब चेक करते हैं, तो रूट 5 इरेशनल नंबर है क्या, हाँ ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो वो इरेशनल है। क्या रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये गलत है। उन्होंने यहाँ पे जो लिखा है ये गलत है, रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये गलत है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। बट रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में फॉल्स है, बट उन्होंने यहाँ पे इसको ट्रू दे दिया, मतलब उन्होंने गलत लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब आखिरी क्वेश्चन में क्या दिया है, पी एंड ट्रू, मतलब स्टेटमेंट पी एंड टोटोलॉजी इज ऑलवेज पी। चेक करते हैं, अगर पी ट्रू है तो ये ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू होगा। अगर पी फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू, ये आंसर वापस फॉल्स होगा। तो पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, पी के ऊपर है, मतलब उन्होंने जो सही लिखा यहाँ पे लिखा है वो सही। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ये हो गए तुम्हारे सारे मैथमेटिकल लॉजिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स एंड फिल्म में हमने सारे कर लिए। अब आते हैं मैट्रिसेस के एमसीक्यू पे। मैट्रिसेस के फर्स्ट एमसीक्यू में देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए एक्स इक्वल टू बी दिया है, जहाँ पे मैट्रिक्स ए दे दिया है, मैट्रिक्स बी दे दिया है, हमको मैट्रिक्स एक्स निकालना है। अगर इसको हम लोग इक्वेशन वाइज सॉल्व करने जाएंगे, तो उन्होंने ए एक्स इक्वल टू बी ये दे दिया है। मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना दिया है, -1 2 2 -1। एक्स का वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू बी का वैल्यू दे दिया है 1। ऐसा ही सेम इक्वेशन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इनवर्स निकाल। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, सेम ऑपरेशन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक बार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो बचेगा वही हमारा मैट्रिक्स एक्स होगा। वही हमारा क्या होगा, बेसिकली मैट्रिक्स एक्स। मतलब ही हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ए का इनवर्स निकाल रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या, ए का इनवर्स ही निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बराबर। अब अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ तो कॉलम वाइज जाना पड़ेगा। कॉलम वाइज अगर जाना है तो पहले यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 1 चाहिए, मतलब ये पूरे रो को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो 1 चेंजेस टू -1 ऑफ R1। तो फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, ये -2 होगा, 2 और -4 इंटू एक्स इक्वल टू सेम ऑपरेशन राइट साइड में, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 और 1 होगा। अब यहाँ पे 1 तो आ गया। अब इसके नीचे रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कॉलम वाइज जाते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, कैसे आएगा, तो इसमें से ट्वाइस ऑफ R1 अगर माइनस करूंगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा। सेकेंड रो में से इसका ट्वाइस अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। वापस इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करना है, पहले तो -2 का ट्वाइस कितना होगा, -4 होगा। अब सोचो -1 में माइनस ऑफ -4 करोगे तो -1 + 4 होगा।
तो -1 + 4 एक्चुअल में वो 3 होना चाहिए, इंटू एक्स इक्वल टू सेम ऑपरेशन राइट साइड में, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, सेकेंड रो में क्या करेंगे, सेकेंड रो माइनस ट्वाइस ऑफ R1, अब ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ -1 कितना होगा -2, तो 1 माइनस ऑफ -2 मतलब 1 + 2 ये हो जाएगा 3। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट कॉलम तो सॉर्ट हो गया, तो अब हम लोग सेकंड कॉलम पे आएंगे, सेकंड कॉलम में जहां पे हमको 1 चाहिए पहले वहां पे फोकस करेंगे, तो पहले इसको 1 में कन्वर्ट करना है, इसको अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा 0/3 0, 3/3 1, सेम ऑपरेशन राइट साइड में, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, सेकंड रो 3/3 1 आएगा। अब बस एक ही काम करना है, सॉरी यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया, यहाँ पे x आएगा। अब इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको 0 में कैसे कन्वर्ट करोगे, -2 में अगर मैं इसका ट्वाइस मतलब 1 का ट्वाइस 2, -2 में +2 अगर मैं कर दूं तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ रूट, तो फर्स्ट रो में ट्वाइस ऑफ रूट ऐड करोगे, 1 + ट्वाइस ऑफ 0 ये 1 ही रहेगा, -2 + ट्वाइस ऑफ 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 1, सेम ऑपरेशन राइट साइड में, -1 में ट्वाइस ऑफ 1 अगर हम लोग ऐड करेंगे, -1 + ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 1 कितना होता है 2, -1 + 2 ये कितना होगा 1 1। एक बार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो राइट साइड में जो लिखा है वही हमारा मैट्रिक्स एक्स होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स क्या आना चाहिए 1 और 1। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, द मैट्रिक्स, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है हमें आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले उन्होंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने बोला स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने, सॉरी सेम होने चाहिए, नॉन डायगोनल सारे 0 होने चाहिए, मतलब स्केलर मैट्रिक्स तो है। फिर उन्होंने बोला नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स नहीं, नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 चाहिए होते हैं। अब लास्ट उन्होंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही कंडीशन है कि तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के एलिमेंट्स 0 है, तो एक्चुअल में डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर इवेंचुअली डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमको इसमें ना एकदम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना है। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो डेफिनेटली है, बट डायगोनल में भी अगर इसको और तुम सिंप्लीफाई करोगे, अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते तो डायगोनल मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी सॉल्यूशन है, स्केलर मैट्रिक्स भी सॉल्यूशन है, बट ज्यादा पर्टिकुलर कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या टिक करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान देना ये गलत नहीं है, तुम ये मत बोलना कि यहाँ पे बी और डी दोनों आंसर होने चाहिए थे, उन्होंने टेक्स्ट बुक में बी दिया है तो आंसर गलत है, नहीं उनका आंसर सही है। डायगोनल मैट्रिक्स से जनरल सॉल्यूशन, हाँ ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है डेफिनेटली, बट डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वही अगर यहाँ पे 1 1 1 होता था तो हम लोग उसको डायगोनल मैट्रिक्स ना बोलते हुए क्या बोलते थे, यूनिट मैट्रिक्स बोलते थे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स टिक करेंगे क्या, नहीं स्केलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी डायगोनल या स्केलर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जब होते तो स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने मैट्रिक्स ए दे दिया है और उन्होंने पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालना, मान लो तुम्हारे पास एक n/n का मैट्रिक्स है, मतलब 3/3 या 2/2 जो भी है, n/n का अगर मैट्रिक्स है, अगर तुमको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो तुम एक काम कर सकते हो, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, बट एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले माइनर निकालने पड़ते हैं, फिर कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना पड़ता है, फिर तुमको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा, फिर तुम उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। उसकी जगह पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज बेसिकली नॉर्मल जो मैट्रिक्स है ए, नॉर्मल जो मैट्रिक्स ए दिया है उसका डिटर्मिनेंट रेज टू n-, नॉर्मल जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट रेज टू n-1। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल जो मैट्रिक्स दिया है वो क्या दिया है, ये वाला दिया है, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जब भी इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, सिर्फ अगर डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ए का डिटर्मिनेंट मिल जाए। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a मतलब a क्यूब हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है, डायगोनल सॉरी a का डिटर्मिनेंट रेज टू n-1 करना है, तो यहाँ पे अगर रेज टू n-1 करना है तो ये जो a क्यूब आया है
इसको हमें रेज टू n माइनस वन करना पड़ेगा। अभी n क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, n बाय n मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है। ये अगर 3/3 का मैट्रिक्स है मतलब n कितना होगा, 3 होगा, तो रेज टू n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस वन विच इज ए क्यूब रेज टू 2, मतलब ये क्या होगा a रेज टू 6। तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होगा, a रेज टू 6 विच इज ऑप्शन ए। इसका एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लेरिफाई करने के लिए। लेट्स से तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है a, हमें क्या करना है, इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका हमें डिटरमिनेंट करना। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास n बाय n का मैट्रिक्स, अगर तुम्हारे पास n बाय n का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर रेज टू n माइनस वन करेंगे। अब यहाँ पे ए का अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, क्या सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है? हाँ, ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 30, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा 30। रेज टू क्या करना है, n माइनस वन करना है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है, मतलब n कितना होगा 3, तो 3 माइनस वन 2, तो 30 रेज टू 2, तो आंसर क्या होगा 9। अब अगर इसमें तुम पूरा प्रोसेस करोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का और फिर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर 900 आएगा, बट डायरेक्टली हम लोग ये कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, मतलब एक दो बार रिवाइज करके जाना, क्योंकि बाकी के एमसीक्यू देखो तुम खुद वहां बैठे बैठे एग्जाम में लॉजिकली कर सकते हो, बट ये अगर एमसीक्यू आता है और अगर तुम ये शॉर्टकट यूज करोगे तो फटाफट होगा, अगर वो शॉर्टकट यूज नहीं करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये वाला एमसीक्यू रिवाइज करके जाओ। अब एडजॉइंट ऑफ 2 माइनस 3 4 माइनस 6, सिंपल है। अब यहाँ पे हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है। माइनर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर का जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बनेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये तुम लोग कर लेना, ये मैंने सिखाया हुआ है रिवीजन लेक्चर में कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो सब। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी तुमको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, ए इज अ डी आई ए जी मतलब डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट सारे सारे जीरो हो गए, और इसमें जो भी डायगनल एलिमेंट्स, डी आई ए जी मतलब यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स उन्होंने दे दिए D1 से लेके DN, वेर डी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। देन ई इनवर्स, देख उन्होंने क्या बोला है, ए इज अ डायगनल मैट्रिक्स, ए इज अ डी आई ए जी मतलब इट्स अ डायगनल मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स हो गए D1 D2 D3 कुछ भी ले। तो यहाँ पे मैं अगर 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, लेट्स से ए बी सी, और ये डायगनल मैट्रिक्स अगर उन्होंने डिफाइन किया मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे जीरो लिखने पड़ेंगे, तो मैं नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे जीरो। और फिर उन्होंने बोला है कि अगर ये तुम्हारा मैट्रिक्स ए है तो ए इनवर्स क्या होगा बताओ। अब हम लोग ए इनवर्स एक बार कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। ए इनवर्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखेंगे, जिसमें मैट्रिक्स ए क्या दिया उन्होंने, ए बी सी, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे भी जीरो जीरो जीरो, इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बी, मैट्रिक्स बी हम लोग क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ऐसा इक्वेशन लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनता है वही हमारा आइडेंटिटी, सॉरी वही हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। तो अगर मुझे ए इन्वर्स निकालना है तो मैं पूरा ए इन्वर्स का प्रोसेस कर रहा हूँ बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन से जाना है तो कॉलम वाइज मेरा सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले ए की जगह पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फर्स्ट रो को किससे डिवाइड करूंगा, ए से डिवाइड करूंगा। फर्स्ट रो को ए से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 1 0 0 0 बी 0 0 0 सी इंटू एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे भी फर्स्ट रो को ए से डिवाइड करोगे तो 1/a 0 0 0 1 0 0 0 1। अब फर्स्ट कॉलम सॉर्ट हो गया, सेकंड कॉलम में हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो सेकंड रो को 1 से डिवाइड करेंगे, वैसे ही थर्ड रो को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं सेकंड रो को 1 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे b अपॉन बी 1 आ जाएगा, राइट साइड में 1 अपॉन बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे c अपॉन सी ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन सी आ जाएगा। अब ये एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो राइट साइड में जो लिखा है क्या वही हमारा इनवर्स मैट्रिक्स होगा, यस। तो यहाँ पे देयरफॉर
इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? 1/a 0 0 0 0 0 0 1/b और 1/c। इसी को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ए इनवर्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1/a 1/b 1/c, ये चलते रहेगा आपको। तो ए इनवर्स इज नथिंग बट बेसिकली, अब इसमें से चेक करते कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो यहाँ क्या ऑप्शन ए में जो लिखा उन्होंने क्या वो सही है? ए इनवर्स इज व्हाट? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1/d1 1/d2 1/d3। उन्होंने d1 d2 d3 लिया था, हमने abc लिया था, तो 1/d1 1/d2 1/d3। अब ये क्वेश्चन को एज अ आइडेंटिटी याद रखो कि अगर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट से मान लो 2 3 5, लेट्स से ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे मैं 0 लिख रहा हूँ। इसका अगर तुम ए इनवर्स निकालने जाओगे, उस केस में ए इनवर्स क्या होगा? 1/2 1/3 1/5, बाकी सब 0 0 0 0 0 0। ये डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी आता है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स d1 d2 d3 है, नॉट सॉरी, फिर ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/d1 1/d2 1/d3 का डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7, उन्होंने ये स्टेटमेंट मतलब ये इक्वेशन दिया है, हमें ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले तो जो इक्वेशन उन्होंने दिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन आई इक्वल टू ओ। इसमें से हमें ए इनवर्स फिगर आउट करना। अब अगर ए इनवर्स फिगर आउट करना, सबसे पहले ये जो ए स्क्वायर लिखा है, क्या इसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ? मैट्रिसेस में ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए प्लस एम ए प्लस एन आई इज इक्वल टू ओ। ओ मतलब नल मैट्रिक्स, बराबर। अब लेट से ये जो इक्वेशन है इसमें मैं दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालना है तो कहीं ना कहीं से ए इनवर्स जनरेट करना पड़ेगा। तो लेट से दोनों साइड पे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता है, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये ए वैसे ही रहेगा और ए इंटू ए इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्लस सेम लॉजिक यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होगा एम इंटू आई प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ए इनवर्स ही रहेगा, तो ये होगा एन इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स होता है, तो लास्ट में ओ वैसा का वैसा रहेगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए इनवर्स कैलकुलेट। अब यहाँ पे ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो ए ही रहेगा, प्लस एम इंटू आई इज इक्वल टू सॉरी प्लस एन इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हमें ए इनवर्स निकालना है तो ये दोनों को वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो वहां जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस ए था वो माइनस ए हो जाएगा, प्लस एम आई यहाँ जाके माइनस एम आई होगा, एन इंटू ए इनवर्स। अब ध्यान देना ये नल मैट्रिक्स था, नल मैट्रिक्स में से कुछ भी माइनस करोगे तो सिर्फ माइनस ए बचेगा और माइनस एम आई बचेगा। तो एन वहां जाके अगर डिवाइड होगा तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस एम आई अपॉन एन, तो ये होगा -1 अपॉन एन ए प्लस एम आई। अब चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन एक्चुअल में सही है, तो ऑप्शन बी -1 अपॉन एन ए प्लस एम आई। क्वेश्चन 8, इफ अ 3/3 मैट्रिक्स एज इज इनवर्स इक्वल टू बी, एक 3/3 का मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी के बराबर है, मतलब बेसिकली वो बोल रहा है कि बी इनवर्स इज इटसेल्फ इक्वल टू बी। तो हमें क्या निकालना है? बी स्क्वायर निकालना है। अब बी स्क्वायर कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके बी स्क्वायर आएगा ना, हम लोग दोनों जगह पे बी से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे भी बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी बी से मल्टीप्लाई किया, तो बी इंटू बी ये क्या हो गया? बी स्क्वायर, और बी इंटू बी इनवर्स, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ऑप्शन सी।
अब उन्होंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए को डिफाइन कर दिया, ये अल्फा 4 4 अल्फा, और उन्होंने बोला है ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज 729, फाइंड अल्फा। अब देखो ए क्यूब का डिटर्मिनेंट लिखो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब लिखो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब लिखो, दोनों सेम ही होता है। अब अगर मैं, और उन्होंने इसका वैल्यू कितना दिया है 729, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं मैं क्यों ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके उसका क्यूब कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए क्यूब दिया है क्या, नहीं। तो मैट्रिक्स ए क्यूब का अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता तो पहले मैट्रिक्स ए क्यूब निकालना पड़ता, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे। और ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, उन्होंने मैट्रिक्स ए क्या दिया था, अल्फा 4 4 अल्फा। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, उसका क्यूब कितना होना चाहिए 720, मतलब इसका क्यूब। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 16 का क्यूब इज इक्वल टू 729। अब इसको अगर कंपेयर करने जाओगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 का क्यूब वैसे ही रखो, 729 किसका क्यूब है ये सोचो, क्योंकि यहाँ पे अगर क्यूब है तो दोनों साइड क्यूब लेके आओ। 729 बेसिकली 9 का क्यूब है, मैं दोनों साइड का क्यूब इग्नोर कर सकता हूँ। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू कितना होगा 9, माइनस 16 वहां जाएगा तो क्या होगा प्लस 16। तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16 विच इज 25। तो अल्फा कितना होगा 25 का स्क्वायर रूट विच इज प्लस माइनस 5। तो इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, प्लस माइनस 5। If A and B are square matrices of the order n by n such that A square minus B square is equal to A minus B, A plus B, then which of the following will be always true? ये जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी हमने ये पढ़ लिया, मैट्रिसेस में कभी भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगाना पॉसिबल नहीं होता है, एक ही केस में पॉसिबल होता है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैसे ही रखो, इज इक्वल राइट साइड में अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू प्लस बी, दिस विल गिव यू माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच करवाना है, लेफ्ट साइड में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट साइड में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा दो टर्म्स है। हमें पता है मैट्राइसिस में ए बी, सॉरी ये बी इंटू ए मैंने गलत लिखा है, ये बी ए होना चाहिए यहाँ पे, दिस शुड बी बी ए। हमें पता है मैट्राइसिस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, इसको अभी कैंसिल आउट करना पॉसिबल है क्या, नहीं। बट अगर मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना है, मतलब ये इवेंचुअली कैंसिल आउट होना ही चाहिए, और ये कैंसिल आउट कब होगा जब ए बी इक्वल टू बी हो। मतलब ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी, ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। उन्होंने ए दिया, ए इनवर्स निकालना है, ये तुम लोग कर लोगे। हाँ अभी ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, A is a 2 by 2 matrix such that adjoint A into matrix A is equal to this। हमें किसका डिटरमिनेंट निकालना है, A का डिटरमिनेंट निकालना है। पहले तो ये इक्वेशन मैं ठीक से वापस एक बार लिख लेता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट A इज इक्वल टू 5 0 0 5। अब अगर हम लोग एडजॉइंट A की बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक मिनट ध्यान दो, A इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ, ये अगर यहाँ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल गिव यू एडजॉइंट ए, बराबर कि नहीं। तो अगर मैं एडजॉइंट ए का ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये क्या होगा, ए वैसा का वैसा रहेगा, इनटू एडजॉइंट ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये पार्ट लिखूंगा, ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन के हिसाब से 5005। अब A इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5005।
अब अगर मुझे लेफ्ट और राइट को कंपेयर करना है, लेफ्ट में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो राइट में भी लेट्स ट्राई टू अरेंज दिस इन सच अ वे कि यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या होगा 5 इंटू 1 0 0 1। अब ये जो 1 0 0 1 है ये क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या बनेगा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इंटू आई, दोनों साइड पे आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 5 होगा बराबर। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 5 आएगा। ये क्वेश्चन एक बार वापस से रिवाइज करके जाना। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये तो एकदम सिंपल है। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए दिया है, बी दिया है, ए बी निकालना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दी है, हमें y और z का वैल्यू निकालना। अब इसमें पूरा मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ ये सब मत करते बैठना। y और z का वैल्यू ऑप्शन से सिलेक्ट करो। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन में अगर ट्राई करता हूँ, अब उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 0। अगर मैं -1 और 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा x फिर -1 फिर +0 इक्वल टू 3। तो -1 वहां जाएगा तो क्या होगा 4 होगा। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू हमने कितना लिया था -1 और z का वैल्यू हमने कितना लिया था 0। अब ये वैल्यूज देखो, हमने y और z के वैल्यूज ऑप्शन से लिए, उनको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, फिर वहां से x का वैल्यू निकला। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज है, अगर ये तीनों वैल्यूज से सेकंड इक्वेशन भी फुलफिल होता है, थर्ड इक्वेशन भी फुलफिल होता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं तीनों वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे y की जगह पे -1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 0 होगा। तो 4 -2 एक्चुअल में 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 4 है, मतलब मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। अब अगर मैं ऑप्शन बी ट्राई करता हूँ, ऑप्शन बी के हिसाब से उन्होंने y और z के वैल्यूज क्या लेने बोले 1 और 0। तो y और z के वैल्यूज 1 और 0 में यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये क्या होगा x +1 +0 इक्वल टू 3। +1 वहां जाएगा तो क्या होगा -1, तो 3 -1 2, मतलब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 0। y का वैल्यू 1 यहाँ से, z का वैल्यू 0 यहाँ से। कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत बोलो सर पहले तो जो होता है वो x होता है, फिर जो होता है वो y होता है, नहीं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में yz बोला है, मतलब ऑप्शन में yz की वैल्यूज दी। अब x का वैल्यू 2, 2 फिर y का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, तो 2 + 2 4, 3 इंटू 0 0, तो 4 + 0 4 फुलफिल हो गया। अगले इक्वेशन में ट्राई करते हैं, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 4, 4 + 2 6, 9 इंटू 0 0, 6 + 0 6, मतलब इसमें दोनों इक्वेशन फुलफिल हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अब फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें एक ही कॉलम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 है, तो ये होगा 2/3। फिर उन्होंने बोला दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन x इक्वल टू, हमें x का वैल्यू ढूंढना है सच दैट ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे 4 इंटू 3 12, -6 इंटू एक्स 6x, ये 0 होना चाहिए तभी वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ से -6x वहां जाएगा तो प्लस होगा 12 इक्वल टू 6x, तो x इक्वल टू कितना होगा। मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक देन वैल्यू ऑफ पी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, 0 है, और ये जो एलिमेंट्स है क्रॉस वाले ये आपस में ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे 3 है तो -3, -4 है तो p, ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए -4, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना होना चाहिए -4। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, ए का ऑर्डर दिया है 2/3, बी का ऑर्डर दिया है m/1, ए बी इज डिफाइंड। मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कब होता है, जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स मैचेस विद दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज। तो m किसके साथ मैच होना चाहिए 3 के साथ मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना होना चाहिए 3। मैट्रिक्स ए दिया है देन दी कोफैक्टर A12। अब A12 पहले तो A12 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट। अब इसका माइनर अगर ढूंढना है, कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालना होता है, तो इसका माइनर अगर ढूंढना है तो इसका रो कैंसिल करो, इसका कॉलम कैंसिल करो, तो ये होगा माइनर। तो M12 कितना आएगा 2। अब A12 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -1 i + j, मतलब 1 + 2, क्योंकि हम लोग A12 निकाल रहे हैं तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 इंटू M12। अब 1 + 2 3 होगा, -1 का क्यूब कितना होगा -1,
तो -1 इंटू M12 मतलब -1 इंटू 2 -2 होगा, तो यहाँ पे A12 कितना होगा -2। मैट्रिक्स ए दे दिया है, नॉन सिंगुलर बोल दिया है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आना चाहिए। ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लोगे क्वेश्चन 8 में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, ए मिलेगा। मैट्रिक्स ए दे दिया है, ए इनवर्स दे दिया है, एक्स का वैल्यू निकलता है। अब ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनना चाहिए देखो, तुम्हारा ए का वैल्यू कितना दिया है 2 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स का वैल्यू, सॉरी ए इनवर्स कितना दिया है 1 -1 एक्स 2, और ए इंटू ए इनवर्स करके क्या मिलना चाहिए 1 0 0 1। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखो एक्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करोगे तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करके देखते हैं, तो 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू एक्स एक्स, तो 2 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो यहाँ से 2 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो x इक्वल टू कितना होता है 1 - 2 -1। अब अगर मैं ऐसे भी करता हूँ, यहाँ का सेकंड रो और यहाँ का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो यहाँ के इस एलिमेंट से मैच होना चाहिए, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स शुड बी इक्वल टू यहाँ का थर्ड एलिमेंट विच इज 0। वापस +1 वहां जाएगा तो -1 होगा, तो यहाँ से भी x इक्वल टू कितना है -1। तो दोनों में से कोई भी तरीका करो आंसर क्या आएगा -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा -1। अब अगले इसमें क्या बोला है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 बोला है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 बोला है। देन मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब हम लोग जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पहले मैट्रिक्स ए आता है, फिर मैट्रिक्स ए आता है, फिर बी आता है। ए में हम लोग क्या करते हैं सारे कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट्स क्या है a1 a2, तो पहले कॉलम में आएगा a1 a2, दूसरे कॉलम में आएगा b1 b2, फिर मैट्रिक्स एक्स में वेरिएबल आते हैं उन्होंने वेरिएबल लिख दिए, और फिर ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो मैट्रिक्स बी में आते हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी जो उन्होंने आखिर में लिखा है इसमें कॉन्स्टेंट्स आएंगे मतलब c1 c2 आएगा। अब ट्रू और फॉल्स पे आ जाओ। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, यस दिस इज ट्रू। अगर एक ही एलिमेंट है मतलब उसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, ये गलत है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बट वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होगा क्या, नहीं। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है तो ही वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो हर स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होता है क्या, नहीं। बट अगर ऐसे लिखा होता एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स तो वो ट्रू होता था। अब यहाँ पे थर्ड में क्या बोला है, ये मैट्रिक्स दिया है उन्होंने बोला है दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे चेक करेंगे सिंगुलर की नॉन सिंगुलर, हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट अगर जीरो आया तो सिंगुलर। 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 5 30, ऑब्वियसली 4 - 30 करोगे तो जीरो नहीं आएगा, मतलब ये नॉन सिंगुलर, मतलब ये ट्रू है। इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, नहीं सिमेट्रिक में ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, ए इक्वल टू नेगेटिव ए ट्रांसपोज किस में होता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट देन ए बी इक्वल टू बी, क्या ऐसे ही है हमेशा ए बी और बी ए सेम होते हैं क्या मैट्रिसेस में, नहीं सेम नहीं, तो ये फॉल्स है। if A and B are square matrices of same order, A and B are square matrices of same order, then A plus B का whole square is equal to A square plus 2AB plus B square। मैथमेटिकल आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, क्यों, क्योंकि अगर मुझे A प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो मैट्रिसेस के हिसाब से A प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा होना चाहिए, A प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको अगर मैं मैट्रिसेस के हिसाब से एक्सपांड करने जाऊँ A इंटू ए स्क्वायर प्लस A इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, लॉजिकली इसका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। अब उन्होंने क्या कर दिया ए बी और बी ए को मिलकर कितना लिख दिया है 2AB, बट मैट्रिसेस में क्या ए बी और बी ए सेम होता है, नहीं सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम लोग बोल सकते हैं क्या, नहीं तो मैं डायरेक्टली 2AB कर सकता हूँ क्या, नहीं, मतलब उन्होंने ये जो लिखा है ये गलत लिखा है। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ इतना बोला है दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के इसका मतलब ये नहीं कि ए बी और बी ए सेम, इसका ये मतलब है कि ए बी भी
ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे बट इनका वैल्यू सेम होगा कि अलग होगा वो हमको पता है क्या? नहीं। तो इनको हम लोग कंबाइन करके टू ए बी लिख सकते हैं क्या? नहीं। सिंपल याद रखना, मैट्रिसेस में मैथमेटिकल आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। तो ये आंसर फॉल्स है। इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट ए बी, मतलब ए बी करना पॉसिबल है, कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, इसका मतलब क्या है कि उनका प्रोडक्ट पॉसिबल, मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स विल मैच विद बी के नंबर ऑफ रोज, देन ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नहीं, इसका एक्चुअल आइडेंटिटी ऐसे होता है, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कन्फर्मेबल है, देन ए बी का ट्रांसपोज इज एक्चुअली इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बट उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब अगले एमसीक्यू में क्या बोला उन्होंने? सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। अगर एक ही एलिमेंट है तो वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा? ओनली रो मैट्रिक्स। ये गलत है, वो रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स होना चाहिए, ओनली रो मैट्रिक्स, ये गलत है। ये मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे बोला है दिस इज इन्वर्टिबल, हमें चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? मैट्राइसिस का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे 2 5 10 माइनस 10 × 1 10, तो 10 - 10 0, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है मतलब ये इनवर्स निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, a into adjoint a is equal to determinant of a into I, where I is unit matrix। ऊपर वाले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था तो ये है a into adjoint a को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था? डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, तो ये क्या है? ट्रू है। तो ये हो गए तुम्हारे मैट्रिसेस के और मैथमेटिकल लॉजिक के दोनों चैप्टर के एमसीक्यू।